हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन क्लब फुट। और ये जो केयर प्लान है आपका, ये आप पीडियाट्रिक नर्सिंग में बना सकते हो, क्योंकि क्लब फुट की जो प्रॉब्लम है वो कंजेनिटल होती है, बच्चों में होती है ये प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल सर्जिकल में नहीं बना सकते, उसमें भी बना सकते हो, बट प्राइमरी चॉइस आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग रहेगी क्लब फुट की। तो क्लब फुट सबसे पहले मैं आपको डाउट्स आपके क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या टाइप्स हैं इसके, और कैसे ये ठीक किया जाता है, वो आप देख लो, ताकि आप आराम से अपना केयर प्लान बना सको और इस टॉपिक को समझ सको। तो ये पिक्चर देखिए दोस्तों, क्लब फुट की जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में पैरों से संबंधित होती है। इसमें नॉर्मल फुट आप देखो और क्लब फुट आप देखो, क्लब फुट के ना टाइप अलग अलग होते हैं। तो इसमें बच्चे का जो पैर है वो अंदर को मुड़ा होगा या बाहर को मुड़ा हुआ होगा। तो क्लब फुट को टेलिपस भी वैसे कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम के आधार पे टेलिपस को हम अलग अलग टाइप्स का नाम दे देते हैं। टेलिपस भी कहते हैं इसको, या फिर क्लब फुट भी कहते हैं। ये देखिए, टेलिपस वेरस, टेलिपस वेगस, इसमें बाहर की तरफ को है, आउटवर्ड है, इसमें इनवर्ड है पैर बच्चे का। इसमें एडी उठी हुई है, इसमें पंजा उठा हुआ है, तो इसको कहते हैं टेलिपस इक्विनियस, एडी उठी हुई है। कैल्केनियस में पंजा उठा हुआ होता है। इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, मैं पिक्चर्स में आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप क्लब फुट को समझ पाओ और आराम से इसको क्लियर कर पाओ कि क्या है ये क्लब फुट। कंजेनिटल अनोमली है ये, कंजेनिटल प्रॉब्लम है बच्चों में ये, और वैसे तो होती ही है, और समय के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ठीक भी हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में ठीक नहीं होती है, और फिर बाद में फिर उनके पैर जो है वो इसी तरह के रह जाते हैं, टेढ़े मेढ़े। ये देखिए, इसमें ये बीच का भाग उठा हुआ है, इसमें एडी उठी हुई है, इसमें पंजा उठा हुआ है। हर तरह के टाइप आप देख सकते हो, 6-7 इसके टाइप्स होते हैं। ये टेलिपस केवस है, इक्विनियस है, कैल्केनियस है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम। देखिए, काफ़ी सारे टाइप्स हैं इसके। टेलिपस वल्गस है ये, टेलिपस इक्विनो वल्गस। इसमें देखिए, आप पैर की शेप देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि कैसी शेप है पैर पैर की, तभी भी पता चलेगा। अलग अलग तरह की शेप है, उसी के हिसाब से फिर इसको डायग्नोस किया जाता है, तभी इसका नाम दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। अब हम इसको कैसे ठीक किया जाता है वो भी समझ लो, फिर मैं आपको एनसीपी दिखाती हूँ कैसे ठीक करते हैं, वो भी देख लो। तो क्लब फुट को ठीक करने के लिए ना कास्ट अप्लाई किया जाता है बच्चे के पैर में। ये देख सकते हो आप, इस तरह से कास्ट लगाया जाता है ताकि जो प्रॉब्लम है उसकी वो ठीक हो सके, पैर जो है वो सीधा हो सके। तो ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। और जो कास्ट होता है ना, ये कुछ महीना या हफ्तों के लिए लगाते हैं और उसके बाद इसको निकाल देते हैं। इसमें लिखा है ओवर 4 to 6 वीक्स, 1 महीना या ज़्यादा, या कुछ हफ्ते के लिए इसको लगाते हैं। ये भी आप देख सकते हो, ये कास्ट लगाया जा रहा है बच्चे के पैर में। इसका पैर देखो कैसे मुड़ा हुआ है, तो ये इसका कास्ट लगा के जैसे प्लास्टर कर देते हैं ना, उस तरह से इसको ठीक करने के लिए लगाया जा रहा है कास्ट। तो मैंने आपको क्लब फुट के बारे में सब कुछ बता दिया है, मेन मेन जो चीज़ें होती है, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, क्लब फुट आप समझ जाओ। अब देखते हैं एनसीपी। तो एनसीपी में बायोग्राफिक डाटा सबसे पहले बच्चे का लिखना है, और उसको उसका नाम लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर बच्चे जैसे छोटा बच्चा है तो नाम नहीं होगा, तो बेबी ऑफ उसकी मदर का नाम आप लिख सकते हो उसमें। बेबी ऑफ जयश्री है यहाँ पे, जो भी उनका सरनेम है, ये थोड़ा अलग सा नाम है ना। एज बताना है, सेक्स, एज ग्रुप क्या है, और न्यू बॉर्न है जैसे कि 20 डेज़ का बच्चा है क्योंकि। और हम ये सारा बायोडाटा लिखेंगे, उसका लिखेंगे हम डायग्नोसिस कि डायग्नोस क्या है। तो क्लब फुट की प्रॉब्लम है। चीफ कंप्लेंट में मेन प्रॉब्लम जो है वो क्लब फुट की ही है। कंजेनिटल जो अबनॉर्मली है क्लब फुट, वो उसको बाय बर्थ है। मेडिकल हिस्ट्री में भी यही आएगा उसका प्रेजेंट में। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अगर कुछ है तो आप लिख सकते हो, जैसे कोई चाइल्ड है, बड़ा है थोड़ा बच्चा उम्र में, तो उसका हो सकता है मेडिकल हिस्ट्री पास्ट में हो, सर्जिकल हिस्ट्री हो। वैसे नहीं है तो आप नहीं लिखोगे। तो ये तो 20 दिन का ही है, इसका क्या ही पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री होगी, अभी तो वो दुनिया में आया ही है। फिर आप यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें नहीं है तो आप लिख सकते हो इसमें आगे कि फैमिली में कोई कम्युनिकेबल साइकोलॉजिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो। बर्थ हिस्ट्री बतानी है, बर्थ हिस्ट्री में आ जाएगा बर्थ की डेट, कब वो बॉर्न हुआ है, उसका वेट कब क्या था बर्थ के टाइम पे। और इसमें लिखा है कि बेबी क्राई नॉर्मली आफ्टर द बर्थ। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री भी इसमें आएगा, क्योंकि एक पीडियाट्रिक आप एनसी बना रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा आपका फॉर्मेट बड़ा हो जाता है। ऑब्स्टेटिक में एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्ट नेटल, ये
सारी तीनों आ जाती हैं। एंटीनेटल में मदर से आप पूछ सकते हो कि एंटीनेटल चेकअप्स उन्होंने प्रॉपर्ली लिए, फॉलिक एसिड आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं वो 3 महीने वाली जो होती हैं वो ली हैं एंटीनेटल पीरियड में। उसके बाद इंटरनेटल और पोस्टनेटल का भी आप पूछ करके करोगे, सारा कुछ लिखोगे इसमें। फैमिली चार्ट यहाँ बना दिया गया है जिसमें फैमिली मेम्बर्स के नाम आते हैं। फैमिली ट्री बनाना है आपको। फैमिली ट्री कैसे बनता है, ये हो गया जैसे कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, फिर उनका ये सन है और ये उनकी वाइफ है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ये सन है, ये सन की वाइफ है, फिर ये आगे उनका बेबी है और ये हमारा चाइल्ड है यानी कि पेशेंट है। यहाँ पर फैमिली के बारे में थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री लिखी हुई है कि न्यूक्लियर फैमिली है, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है उनके घर में, गुड रिलेशनशिप उनका है और कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ भी नहीं है। फिर पर्सनल हिस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। पर्सनल हिस्ट्री में बच्चे का लिख सकते हो, आपकी हैबिट, न्यूट्रिशन पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, ये सब आप लिखना है। उसको फिंगर सकिंग की हैबिट है, उसका न्यूट्रिशन जो पैटर्न है वो इम्पेयर्ड है क्योंकि उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो पुअर है, अभी डेवलप नहीं हुआ है अच्छे से। कुछ बच्चे सक ठीक कर लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे अच्छे से जब जन्म लेते हैं उसके बाद कुछ दिनों तक अच्छे से सकिंग नहीं कर पाते हैं, वो रिफ्लेक्स उनका पुअर रहता है। स्लीपिंग पैटर्न जो है वो भी बच्चे का डिस्टर्ब है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से। अगर अच्छे से सो रहा है तो आप ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है, सेम टू सेम आप ऑब्ज़र्व करके भी लिख सकते हो। जैसे आपको क्लब फूड का चाइल्ड रिसीव हुआ है, आपने उसका एनसी बनाना है तो आप उसको प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व कीजिए, कंडीशंस को देखिए और फिर आप बनाइए। एलिमिनेशन पैटर्न का आप लिखोगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आ जाती है, ये इसमें आप उनका हाउसिंग के बारे में भी लिख सकते हो और उनका क्या इनकम है, क्या इनकम का सोर्स है, कितनी इनकम वो आती है उनके घर में महीने में, साल में, ये आ जाएगा इसमें। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया है, इम्यूनाइजेशन बच्चे का हुआ है, वैक्सीन उसको लगी हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे कि बर्थ होता है तो बीसीजी जो है एट बर्थ पे लगता है, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, तो ये तो उसको लगे ही होंगे क्योंकि जैसे ही जन्म लेते हैं तो हॉस्पिटल में ही लगा देते हैं ये इंजेक्शंस। बाकी वाले इंजेक्शंस जो हैं वो उसको लगे कि नहीं लगे वो आपको उनसे पूछना है, 6 वीक वाला लगा है कि नहीं लगा, ये सब आप पूछ के। जैसे कि 20 दिन का ही बच्चा है तो फिर यहाँ पे एट बर्थ वाले तो सारे लगे ही होंगे। बाकी ये प्रॉपर इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा बनाया है। आप चाहे तो इसमें ऐसा कर सकते हो कि बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी गिवन टू द चाइल्ड, बस इतना आप लिख सकते हो। इसमें तो पूरा ही शेड्यूल जो है इम्यूनाइजेशन का वो पूरा ही बनाया हुआ है। बाकी इसके आगे का तो जो ये वाला चीज़ है वो तो नॉट गिवन ही होगा। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है एज में तो उसके वैक्सीन्स अगर लगे हैं तो आपको गिवन लिखना है। ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट है जिसमें कि हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट के अंदर चीज़ें जो आती है जैसे कि हाइट है, वेट है, फिर हेड का सर्कमफेरेंस, चेस्ट, मिड आर्म, तो इसमें नॉर्मल और चाइल्ड का वो आपको लिखना है, पेशेंट की वैल्यू और नॉर्मल जो वैल्यू है वो। ये फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो हेड टू टू बच्चे का आपको एग्जामिनेशन करना है और वैसा आपको लिखना है, जो जो आपको फाइंडिंग्स इसमें मिलती है वो फाइंडिंग्स आप लिखोगे, वाइटल्स भी नोट करके लिखोगे। ओके, स्किन की कंडीशंस हम लिखेंगे, देन हम स्किन के बाद हेड को चेक करेंगे। किसी भी तरह की कहीं पे अब नॉर्मेलिटी आपको फाइंड होती है तो आप वो भी चीज़ नोट करोगे। आइज़ में हम लोग सब कुछ देखते हैं और साथ में प्यूपिल रिएक्शन भी देखते हैं टॉर्च लगा के कि प्रॉपरली वो लाइट से रिएक्ट कर रहे हैं। ईयर्स भी इस तरह चेक करेंगे, डिस्चार्ज तो नहीं है, हियरिंग प्रॉपरली है या नहीं है, साउंड जैसे दिखा साउंड बच्चा यानी कि सुनने की जो शक्ति है उसकी वो ठीक है या नहीं है। और नोज़ में भी वैसे ही होगा, कोई अब नॉर्मल डिस्चार्ज होगा तो वो भी नोट करेंगे। देन माउथ, तो माउथ में लिप्स, गम्स, टीथ तो 6-8 महीने में आते हैं, अभी 20 दिन का बच्चा है तो टीथ आर अपसेट्स। तो चेस्ट में हम 4 चीज़ें देखते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और हाँ नेक में हम देखेंगे लिम्फ नोड और थायराइड ग्लैंड। देन चेस्ट और अब्डोमिन, अब्डोमिन में भी वही 4 चीज़ें होती हैं। देन एक्सट्रीमिटीज़, तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें नॉर्मल ही रहेंगी बच्चे की। मेन जो प्रॉब्लम है वो लोअर एक्सट्रीमिटी की है क्योंकि क्लब फुट की उससे प्रॉब्लम है। लोअर एक्सट्रीमिटी हैव क्लब फुट बाय बर्थ, दैट इज़
कंजेनिटल, इसमें दिख तो नहीं रहा, मैं आपको बता रही हूँ, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना इम्प्रेशन वाला, ये आप चाहे मत लिखो, या आप लिखना चाहते हो अच्छा अपना बड़ा एनसी बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ स्टेटस ऑफ द बेबी इज़ अनहेल्दी, बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज़ इंक्रीज्ड, और वो टेम्परेचर लिखा हुआ है। स्किन की कंडीशन आप बताओगे, डिस्चार्ज प्रेजेंट इन द ईयर, अगर नहीं है तो नॉट प्रेजेंट, ऐसा लाइन इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। लिप्स आर ड्राई, लोअर एक्सट्रीमिटी में क्लब फुट का प्रॉब्लम है, ये कंजेनिटल है। और चीज़ें आप ये एक्स्ट्रा जो इसमें लिखा है ये आप लिख भी सकते हो या फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये आप ही की चॉइस है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अनेबल टू टच हील टू द फ्लोर, इसमें क्या है कि उसका यानी कि उसे जो प्रॉब्लम है उसकी हील टच नहीं हो रही है, पंजा टच हो रहा है, यानी उसकी हील जो है वो उठी हुई है। ये इस तरह मैंने बना दिया, पैर को थोड़ा समझने की कोशिश करना। आउटवर्ड क्लब फुट, ये है प्रॉब्लम उसे। और पेन रिलेटेड है उसको, मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं लेग की तो उसे पेन होता है बच्चे को। तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है ये रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ लेग, ये है। नेक्स्ट ग्रोथ डेवलपमेंट का हमने लिखा है इसमें, फिजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले लिखे हुए हैं, तो ये हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो किया था वही है इसमें। नॉर्मल भी बताना है, पेशेंट की फाइंडिंग भी बतानी है, तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। वाइटल्स भी साथ में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसमें कि रिफ्लेक्सेस सारे आ जाएंगे, और फिर वो रिफ्लेक्सेस चाइल्ड में कैसे हैं वो भी आपको देखना है यहाँ पे। पेशेंट की फाइंडिंग्स जो है ना, पेशेंट की जो फाइंडिंग्स है वो इस तरफ लिखी हुई हैं, इस तरफ। फिर नेक्स्ट है फाइन मोटर डेवलपमेंट, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन की। फिर लैंग्वेज और स्पीच से रिलेटेड आ जाएगा इसमें, तो वो जो है वो कूइंग साउंड कर रहा है, ये स्पेलिंग ठीक करी हुई है यहाँ पर। पेशेंट की जो फाइंडिंग्स है वो सारी इधर हमने लिखी हुई हैं, यहाँ पर भी आपको स्पेलिंग कूइंग की ठीक करनी है। सेंसरी माइलस्टोन है नेक्स्ट। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन चार्ट है, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ है तो आप नोट कर सकते हो उसमें, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ चेक किया गया है। पेशेंट की वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे जो चीज़ होगी इसके बाद वो होगा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस मेन जो कि इसमें बना सकते हैं हम। तो ये है पेन रिलेटेड टू क्लब फुट एज एविडेंस बाय यूजिंग पेन स्केल। इतने छोटे बच्चे भी पेन स्केल ये मत लिखना, एविडेंस बाय, बस इतना ठीक है। पेन रिलेटेड टू क्लब फुट, क्योंकि जब आप उसको पैर को उसके मूवमेंट कर रहे हो तो पेन हो रहा है। पेन स्केल हम कब यूज़ कर सकते हैं, अडल्ट में। नेक्स्ट जो है वो है इम्पेयर्ड थर्मो रेगुलेशन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। तो वाइटल्स आपने चेक करे, ये ठीक है, तो क्योंकि उसे फीवर भी आ रहा है तो एक आपका थर्मो रेगुलेशन से ये इम्पेयर्ड हो जाएगा, ये वाला फीवर वाला बन जाएगा एक आपका। उसके बाद डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से, और मदर ने बताया, रिपोर्ट किया, वर्बल रिपोर्ट दी मदर ने, उससे आपको ये पता चला, एविडेंस ये है हमारा। उसके बाद इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न है, क्योंकि वो प्रॉपर फीडिंग नहीं ले रहा, ओरल फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रॉपर नहीं है, और सकिंग रिफ्लेक्स भी उसका पुअर है, ये भी इसमें आएगा। एक फियर एंग्जाइटी का बन सकता है, वो मदर का बनेगा, क्योंकि हेल्थ स्टेटस ऑफ बेबी जो है वो पुअर है, उसको क्लब फुट की प्रॉब्लम है, कंजेनिटल अनोमली है, तो ये इसमें फियर एंग्जाइटी जो है वो, इतना छोटा बच्चा तो सब कुछ जानता नहीं है, लेकिन मदर की और फैमिली मेम्बर्स की एंग्जाइटी हो सकता है। नॉलेज डेफिसिट का बन सकता है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन कैसे बन सकता है। तो ये डायग्नोसिस हम एनलिस्ट कर लेते हैं, कोई हम 5-6 डायग्नोस आप बना सकते हो, फिर 2-3 आप एक्सप्लेन कर लो तो काफ़ी है। तो मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस तो दिखाई दी है, बस आपको वो एक्सप्लेन कर लेने हैं। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, गोल, उसके बाद आपका प्लानिंग, रैशनल बताना है, और इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। इसमें बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए आप उसको एक्सप्लेन कर लेना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न वाला है ये, तो इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपको उसकी प्लानिंग करनी है, कंडीशन असेस करके
प्रॉपर काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, बच्चे को वार्मथ प्रोवाइड करना है, ये लिखा है इसमें। कंफर्ट पोजीशन उसकी होनी चाहिए, मदर के साथ उसको रखना है ताकि स्लीपिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये सब इसमें होगा। क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। और आपने वो चीज़ तो देख ही ली है आपने, नर्सिंग डायग्नोस मैंने आपको भी दिखा दी है, तो आपको बस एक्सप्लेन करने हैं। वो मेन चीज़ होती है हमारी नर्सिंग डायग्नोस। फिर आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो कि कैसी कंडीशन में आप क्या इंटरवेंशन, क्या आप अपना प्लान बना सकते हो। फिर इम्पेयर्ड थर्मो रेगुलेशन रिलेटेड टू इन्फेक्शन, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन के लिए हम इसमें सबसे पहले तो इसमें वाइटल्स नोट करना होता है, असेसमेंट होता है। वाइटल्स आप चेक करोगे बच्चे के, उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, और इसमें एंटीपायरेटिक्स भी हो सकते हैं और स्पंजिंग भी हो सकता है। तो ये सेकंड डायग्नोस इस तरह से हो गया, पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले असेसमेंट है, फिर डायग्नोस है, गोल है, एक्सपेक्टेड आउटकम, ये 2 कॉलम है। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, गोल के बाद आप प्लान डायरेक्ट कर सकते हो सीधे, इसको स्किप करके। अगर आप इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते हो अपना नर्सिंग केयर प्लान तो आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न वाला नर्सिंग डायग्नोस है, इनएडिक्वेट ओरल फीडिंग। तो इसके लिए हमारा ये है कि न्यूट्रिशन पैटर्न को इम्प्रूव करना है हमें। सबसे पहले तो असेसमेंट आपका मेन रहेगा, उसके बाद आप मदर को बोलोगे कि वो भी न्यूट्रिशियस डाइट ले, क्योंकि वो बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड करेगा इसलिए। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को हम एडवाइस करेंगे, और पेरेंटल न्यूट्रिशन भी इसमें आ सकता है। बट जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो कैसे देते हैं हम, नसों में देते हैं जो न्यूट्रिशन, वेन्स के थ्रू हम देते हैं जो, तो वो एज़ पर फिजिशियन ऑर्डर पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये करना ही करना है, पर आप ऐसा अपना प्लान में लिख सकते हो, प्लानिंग आप ऐसा कर सकते हो, प्लान में आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो ये आपका न्यूट्रिशन वाला नर्सिंग केयर प्लान हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो नेक्स्ट है ये नर्सेज नोट है। अगर आप बनाते हो नर्सेज नोट तो नर्सेज नोट आप आराम से बना सकते हो, इसकी हेल्प से समझ में आ जाएगा आपको। नर्सेज नोट में सबसे पहले आपको ये सब लिखना होता है बच्चे के बारे में, नेम, एज, उसका डायग्नोस वगैरह बताना है, और आईपी नंबर उसका, कहाँ पे वो एडमिट है, एडमिशन, और साथ में आपको डेट लिखनी है, टाइम भी बताना है। फिर आप डाइट मेडिसिन जो दे रहे हैं उसको, वो इंटरवेंशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। ये चीज़ हम इसमें करते हैं। तो हम लोग जो वर्क करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा है कि बेड मेकिंग, मॉनिटर वाइटल्स, असेस जनरल कंडीशन, पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर टीच टू द मदर। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आप बता सकते हो। तो ये नर्सिस नोट अगर आप लोग बनाते हो तो कर सकते हो, ये नर्सिस नोट है। ये एक और नर्सिस नोट है, तो 12 तारीख का था, ये आगे पीछे हो गए हैं, ये 11 तारीख का है। तो आप मेनली हम 3 नर्सिस नोट बनाते हैं, क्योंकि हम 3 दिन एक पेशेंट को देखते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम नर्सिस नोट बनाते हैं। ये भी नर्सिस नोट है, इसमें हम डेट टाइम लिखते हैं, डाइट क्या दे रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग जा रही है बच्चे को, मेडिसिन लिख सकते हो आप उसमें, और इंटरवेंशन लिख सकते हो जो आपने काम किया, इंटरवेंशन प्लानिंग करा, अपना नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो, और रिमार्क्स में वो जो आपने वर्क परफॉर्म किया है उस पर आप टिक लगाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेडिसिन तो वैसे कुछ ऐसा नहीं उसको दे रहे हैं, लेकिन उसे प्लास्टर लगाया गया है, कास्ट लगाया गया है, क्योंकि सपोर्टिव डिवाइस, क्योंकि उसे क्लब फुट है बच्चे को, तो उसका पैर को सीधा करने के लिए हम, यही उसकी ट्रीटमेंट है। यहाँ पे ट्रीटमेंट भी इस जगह पे लिखा जा सकता है, या फिर मैनेजमेंट। तो एक आपका ये हो गया नर्सिंग नोट। नर्सिंग नोट के बाद हम बनाते हैं हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टॉक जो देते हैं हम लास्ट में डिस्चार्ज के टाइम पे, या फिर उससे पहले ही आपकी ड्यूटी जैसे लगी है तो आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। मदर को आप प्रोवाइड कर सकते हो हेल्थ एजुकेशन कि प्रॉपरली, जैसे डाइट के बारे में बता सकते हो कि प्रॉपर आपको भी डाइट लेनी है और ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर करवाना है, और पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड उनको बताना है आपको कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, और चाइल्ड का भी हाइजीन का ध्यान रखना है, और जैसे ब्रेस्ट के भी हाइजीन का अपना ध्यान रखना है, ताकि बच्चे को कोई तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जैसे ब्रेस्ट मिल्क सक करेगा तो
फिर अगर ऐसा इन्फेक्शन होगा, आई मीन अगर ब्रेस्ट क्लीन नहीं होगा तो बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है और फिर वो फर्दर बीमार पड़ सकता है। स्लीप के बारे में आपको एडवाइस करना है। आप हेल्थ एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ये है इवैल्यूएशन ऑफ केयर, इसमें डेट आपको लिखनी है, इम्प्लीमेंटेशन बताना है कि आपने जो जो केयर प्रोवाइड करा और इवैल्यूएशन लिखना है। तो ये भी चॉइस का पॉइंट है, ये भी आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप हेल्थ एजुकेशन के बाद आप अपना टॉपिक को कंक्लूड करके बिब्लियोग्राफी लिख सकते हो। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें अच्छे से काफ़ी बड़ा एनसीपी बनाया हुआ है बच्चे ने, तो ये आपकी चॉइस है। इसमें जो जो केयर हैं, जो जो काम आपने किया है वो लिखा है कि वाइटल्स हैं, कोल्ड कंप्रेशन दिए हैं चाइल्ड को, पैड मेकिंग करा हुआ है, और बेबी मफलिंग करा हुआ है, प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन असिस्ट द प्लास्टर, प्लास्टर जब उसको लगाया तब आपने असिस्ट कराया, बेड मेकिंग किया, ये सब कुछ तारीख के हिसाब से कि किस डेट में क्या आपने काम किया हुआ है, तो वो सब ही है ये। और बाकी जो बेबी मम्मी फ्लाइंग जो ये लिखा हुआ है ना, इसमें बच्चे को हम अच्छी तरह से रैप कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है तो हम उसको जैसे पूरा अच्छे से एक कपड़े में रैप कर देते हैं और फिर पूरा अच्छे से वो पैक हो जाता है, इस तरह से पैक हो जाता है बच्चा, तो इसको हम मम्मी फ्लाइंग कहते हैं। उसके बाद टॉपिक को समराइज़ कर लेना है अपना, जैसे कि आप क्लब फूड का एनसीपी बनाया है तो उसको आपको समरी लिख लेनी है टॉपिक की, कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई हैं, वो हम इसमें लिखते हैं समरी में। उसके बाद कंक्लूज़न लिख लेना है, कंक्लूज़न छोटा सा ही होता है। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में आपने जो भी बुक फॉलो करके अपना एनसीपी तैयार किया है या नेट से बनाया है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो सिस्टर नैन्सी, पारुल दत्ता, ये वाली बुक्स यूज़ करी हैं, और नेट से जो बनाया है वो healthline.com से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये वही पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।